हम जो क्वेश्चन में कंप्यूटर कर रहे थे, क्या उसमें उसको आपने आगे किया है? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है? सबसे पहले तो क्या कैश बुक का आंसर सबका मैच हो गया उसके अंदर? क्वेश्चन काफी बड़ा था, आपकी प्रैक्टिस साफ रहेगी तो जल्दी हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कैश बुक के हमने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन तो कर लिया, आई थिंक 25 अप्रैल तक के ट्रांजैक्शन हमने किए हैं। क्या कंप्लीट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? कितने स्टूडेंट साइज कंप्लीट कर लिया है? समझो आपको प्रॉब्लम आई है? यस और नो? अच्छा, आपको प्रॉब्लम आई है? कौन कैश बुक कंप्लीट हुई नहीं की पहले बताइए, ताकि नहीं हुई है तो मैं आपको कल के ट्रांजैक्शन से आगे बताता हूं। कैश बुक के ट्रांजैक्शन जो है हम कल से समझो कि कैश बुक मैच हो गई। चलो फिर भी मैं मुझे थोड़ा सा पार्ट और रिमेनिंग है कैश बुक का, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको कल से आगे। बुक फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स एरर, यहां पर कैश का कॉलम, यहां पर बैंक का कॉलम, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एरर, कैश और बैंक। हमने आई थिंक 25 तक के जो ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 25 तक के ट्रांजेक्शन है, वो ऑलरेडी बिल्कुल बन गई है। ये साइड है और ये वाली ये साइड है। ओके, तो आगे बात करते हैं कि उसमें आगे में क्या करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को किस तरह से लिखना है। और हम आगे बात करें इसके अंदर तो किस तरह से इसको देखते हैं। हमने कितने ट्रांजेक्शन कर लिए थे? बताइए। हमने 25 अप्रैल तक कर लिए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। 26 को इंफॉर्मेशन है परचेज स्टेशनरी ऑन अकाउंट। स्टेशनरी परचेज की है हमने, कितने की? 3200। बताइए ये किस तरह लिखा जाएगा? बताइए ये किस तरह लिखा जाएगा? क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। नहीं, समझौता करेक्ट है तो मैं बताता हूं क्यों नहीं आएगा। नाम दिया हुआ है और नाम दिया हुआ, पहली बार ट्रांजैक्शन उधार हुआ। पहली बार ट्रांजैक्शन क्या हुआ? उधार हुआ। और कैश बुक में कभी भी उधार के लेन देन आई मीन क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। फिर किस पे जाएगा ये? तो ये आपका परचेज बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि स्टेशनरी गुड्स नहीं है, एक एक्सपेंस है जो क्रेडिट बेस पे है। और गुड्स के अलावा जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, गुड्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट वाले, वो ऑलवेज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है? नेक्स्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में लिखा जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में लिखा जाएगा?
27 का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा क्योंकि वहां भी नाम दिया हुआ है, इससे उधार है। पर देखिए 28 अप्रैल को डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। 28 को बैंक में हमने ₹5,000 डिपॉजिट किए हैं। तो एक बार में इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, इसका मतलब बैंक कौन है, बैंक रिसीवर है, बैंक पाने वाला है, और पाने वाले को डेबिट करते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। 2 हमारे बिजनेस के पास से क्या गया, तो हमारे बिजनेस के पास से गया कैश। अमाउंट कितना है, ₹5,000। अब मैंने आपको ये बताया था कोई भी एंट्री जब हम करते हैं और उसकी दोनों साइड जो है वो कैश और बैंक से इफेक्ट होती है। किससे इफेक्ट होती है, कैश और बैंक से इफेक्ट होती है। उस केस में ऑलवेज कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, विपरीत प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, जब भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों में आता है उसको हम देखते हैं, उसको किस तरह से लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री के वे में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है कि एंट्री तो सही साइड में आएगी, 28 अप्रैल, यहां पर भी 28 अप्रैल। 2 में कौन है, 2 में है कैश। बाय में कौन आएगा, बाय बैंक। अब कॉन्ट्रा एंट्री का रूल ये कहता है कि बैंक का अमाउंट कैश में जाएगा और कैश का अमाउंट बैंक के कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पे तो कैश को लिखा पर अमाउंट कैश के कॉलम में नहीं आएगा, वो अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। इधर आपने बैंक लिखा तो बैंक के कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट किसके कॉलम में आएगा, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है और ये एंट्री हमने किस तरह से रिकॉर्ड की है? जिनके भी समझ में आगे विजिट करिए। न्यू स्टूडेंट्स इसको रिपीट करते जाएगा तो पहले से क्लास ले रहे हैं, समझो समझ में आएगी बेटा। देखिए रिप्लाई करके बताइए, आप तो पहले से क्लास ले रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। अमूल वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, 30 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है कि पर्सनल पर्पस के लिए 8,000 विड्रॉल कर लिए। अब मुझे बताइए पर्सनल पर्पस के लिए 8,000 रुपीज विड्रॉल किए हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी। आई रिपीट, पर्सनल पर्पस के लिए 8,000 रुपीज विड्रॉल किए हैं तो इसके लिए एंट्री क्या होगी बताइए। तो जब हम जानते हैं कि ओनर बिजनेस का पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉल करे तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ड्राइंग्स। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स यूज करेंगे। लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से उसने क्या निकाल लिया, बिजनेस से उसने कैश निकाले, कैश गया। तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अमाउंट आया या गया, कैश आया या गया, ये जल्दी से बताइए। कैश आया या गया। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कैश आएगा तो इधर और जाएगा तो इधर। हालांकि मैंने ये एंट्रीज के अकॉर्डिंग बताया था लेकिन ट्रिक वाइज भी बता दिया। एंट्रीज के अकॉर्डिंग करोगे तब भी नहीं जाएगा, जब भी अमाउंट जाएगा नहीं जाएगा, एंट्रीज के अकॉर्डिंग करोगे तो चेक करो। ड्राइंग टू कैश, कैश कम बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश कहां है, सीआर में। कैश कहां है, सीआर में 2 में। ठीक है, सीआर में है तो ड्रॉइंग भी कहां जाएगा, सीआर साइड में ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम यहां पर 30 अप्रैल को बाय ड्राइंग्स। और अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है उसकी बात हम करते हैं। तो इसमें अमाउंट कितना है 8,000। क्वेश्चन बड़ा जरूरत इंटरेस्टिंग है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा है।
इसके बाद जब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 34 की पेड टेलीफोन बिल 2700 बाय चेक। टेलीफोन बिल का हमने पेमेंट किया है, चेक से किया है, पैसा आया गया, अमाउंट आया गया, तो यहाँ पर अमाउंट गया और गया तो कितना जाएगा बाय टेलीफोन बिल 30 अप्रैल। क्या इसका अमाउंट कैश के कॉलम में आएगा? क्या इसका अमाउंट कैश के कॉलम में आएगा? बताइए, क्या इसका अमाउंट कैश के कॉलम में आएगा? देखिए, हमने टेलीफोन बिल चुकाया है, टेलीफोन बिल का हमने पेमेंट किया है और टेलीफोन बिल का जो पेमेंट किया वो बाय चेक किया है। और हम जानते हैं कि जब चेक से पेमेंट करते हैं, जब चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे बिजनेस के पास से नहीं जाता है, वो अमाउंट उसको बैंक से मिलता है। इसका मतलब देने वाला कौन हुआ? देने वाला बैंक हुआ। इसलिए अमाउंट किसमें लिखा जाएगा? बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा 2700। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या होगा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है पेड इंश्योरेंस ₹1600 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने अमाउंट पे किया है, वो भी इसी दिन किया है, और ये अमाउंट भी हमने किससे पे किया है? चेक से पे किया है। तो क्या लैंग्वेज आएगी टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट आएगा? 1600। ये भी बैंक में क्यों आया? तो इसका पेमेंट भी चेक से किया गया है, इसका पेमेंट भी चेक से किया गया है, इसलिए ये बैंक के कॉलम में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर जो कि हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा है पे टू मिसेस होंडा कंपनी। कितना पे किया? 2400 बाय चेक। कितना अमाउंट पे किया हमने? 2450, ये बाय चेक किया है। और 28,000 पे किया हमने वाउचर को किया है और चेक से किया है। और डिस्काउंट कितना मिला है हमें? 1280। तो ये बताइए, ये दोनों ट्रांजैक्शन किस तरफ आएंगे? इनमें भी तो पैसा गया है, इन दोनों इस ट्रांजैक्शन में भी तो अमाउंट गया है। और मैंने क्या कहा था? जब भी कैश जाएगा तो इधर आएगा और जब भी कैश आएगा तो इधर लिखा जाएगा। तो यहाँ कैश आया नहीं है बल्कि कैश गया है 30 अप्रैल बाय होंडा। और एक और कौन था इसमें? एक और कौन था? दोनों को कितना कितना अमाउंट पे किया है? 2450। एक को पेमेंट नहीं किया है और दूसरे वाले को हमने कितना पेमेंट किया है? 28,000। इस तरह से हमारी कैश बुक कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमारी कैश बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब करना क्या है? 28 से पहले के ट्रांजैक्शन हमने लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। आज 28 के बाद में जो ट्रांजैक्शन वो हमने पढ़े। अब करना क्या है? अब हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। अब हमें करना क्या है? तो हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। और बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने कहा था कि रफ में आप पहले डीआर साइड का टोटल करोगे, फिर आप सीआर साइड का टोटल करोगे। रफ में पहले किसका टोटल करोगे? डीआर साइड का टोटल करोगे, उसके बाद आप सीआर साइड का टोटल करोगे। ठीक है, और फिर आप डिफरेंस निकालोगे। डीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो हमें उसको कहां लिखना है? इस तरह। इसका जिधर कम आ रहा है उधर लिखना है, इधर ज्यादा है इधर कम है, डिफरेंस निकालेगा इधर लिखना है। पर इधर का टोटल ज्यादा है इधर का कम है तो कम इधर है ना, इधर लिखना पड़ेगा। जिस तरफ भी कम होगा उधर लिखना होगा,
किस नाम से, तो आंसर होगा बैलेंस के नाम से। किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। और ये बैलेंस सीडी भी हम लास्ट डेट ऑफ द मंथ को ही कैलकुलेट करते हैं, तो बाय बैलेंस सीडी। तो यहां लिखना है ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब यह है कि इसमें दिया हुआ नहीं है, ये तो हमने डिफरेंस से कैलकुलेट किया है। अब टोटल भी बताएंगे ना, कैश का अलग करेंगे, पहले कैश का डीआर का अलग करेंगे, सेल का अलग करेंगे, तो उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो कैश का अलग करेंगे। फिर बैंक का भी हम सेपरेट करेंगे, बैंक का पहले डीआर सेपरेट कर लेंगे, फिर हम सीआर सेपरेट कर लेंगे, फिर उसका भी हम डिफरेंस निकालेंगे और फिर यहां लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है, याद रखना जो अब मैं कहने जा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का डिफरेंस एक का भाई अलग भी आ सकता है, एक का इधर आ सकता है, यानी एक का टोटल इस तरफ का कम हो सकता है और एक का टोटल इस तरफ का कम हो सकता है। जिसका इधर कम है उतना कितना है, बाय बैलेंस सीडी। इधर कम है तो कितना है, टू बैलेंस सीडी। इधर आएगा तो बाय बैलेंस सीडी, इधर आएगा तो टू बैलेंस सीडी। यहां भी बैलेंसिंग फिगर लिखा था, वहां भी बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हमें वहां पर रिकॉर्ड करना होगा। अब बताइए क्या कैश बुक आपके समझ में आ गई है? अब बताइए क्या आपके कैश बुक समझ में आ गई है, ताकि हम नेक्स्ट बुक की बात करेंगे। अमोल, ऋतिक, क्या आपके कैश बुक अब समझ में आ गई है? अब हमने कैश बुक तो पढ़ी है, अब हम बात करेंगे कि इस किस्म में किस तरह से परचेज बुक प्रिपेयर की जाए, किस तरह से सेल्स बुक प्रिपेयर की जाए। क्या आप में से, वेरी गुड, हाँ, तो आपने क्या आपने इस किस्म की परचेज बुक प्रिपेयर की है? रिप्लाई करना जल्दी से। इस क्वेश्चन से क्या आपने परचेज बुक प्रिपेयर की है? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम आई है? क्या आपने इस क्वेश्चन से परचेज बुक, कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या हो जाती है परचेज बुक में, ध्यान देना। परचेज बुक में ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड आता है? गुड्स से रिलेटेड। परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? गुड्स से रिलेटेड। लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए? क्रेडिट मतलब उधार। क्या होना चाहिए? वो उधार होना चाहिए। अब सपोज जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट तो है लेकिन वो एसेट्स के हैं या किसी एक्सपेंस के हैं, एसेट्स के हैं या किसी एक्सपेंसेस के हैं, तो क्या तब भी वो परचेज बुक में आएंगे? क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परचेज बुक में वही ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं जो उधार माल को खरीदने से लेकर आएंगे, क्रेडिट गुड्स को परचेज करने के लिए होते हैं। जो गुड्स से रिगार्डिंग है नहीं, जो गुड्स के रिगार्डिंग है ही नहीं, वो परचेज बुक में आएंगे भी नहीं, चाहे क्रेडिट ही क्यों ना हो। ठीक है, आप परचेज बुक की बात करेंगे, परचेज बुक की बात भी करेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या आपने सेल्स बुक प्रिपेयर की है? क्या आपने? ओके, और क्या सेल्स बुक में भी कोई आपको प्रॉब्लम आई है? क्या आपको सेल्स बुक में कोई प्रॉब्लम आई है? ओके, सेल्स बुक में प्रॉब्लम है तो फिर भी डिस्कस करूंगा। सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश बुक की बात कर ली, केवल कैश ट्रांजैक्शन। परचेज बुक की बात कर ली, क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स, उधार माल को खरीदने से लेकर कितने भी खरीद से संबंधित जितने भी लेन देन आते हैं वो क्रय बुक में आते हैं। इसमें आते हैं क्रय पुस्तक में, परचेज बुक में आते हैं। पर सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं सेल्स बुक की।
अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेल्स बुक की। तो सेल्स बुक में भी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? गुड्स से रिलेटेड, और वो भी कैसे होनी चाहिए? क्रेडिट। परचेज बुक में तो क्या है? उधार माल को परचेज करने से रिलेटेड होनी चाहिए। उधार माल को परचेज करने से रिलेटेड गुड्स जो ट्रांजैक्शन होंगे वो तो रहेंगे, बट बेचने से संबंधित, सेल करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होंगे उधार, वो किसमें आएंगे? वो आएंगे सेल्स बुक में। इसमें आएंगे, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स बुक में। तो आप चेक करोगे कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें सेल की बात हुई है, किसकी बात हो रही है? सेल की। लेकिन सेल की बात भी कैसे हो रही है? क्रेडिट बेसिस पे हो रही है। किस बेसिस पे हो रही है? क्रेडिट बेसिस पे हो रही है। तो क्रेडिट बेसिस वाले ही, उधार बेचने वाले ट्रांजैक्शन ही सेल्स बुक में आएंगे, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं आएगा। ना कोई संपत्ति का आएगा, ना एसेट्स का आएगा, ना किसी एक्सपेंसेस का आएगा, तो केवल गुड्स का आएगा। इज दिस क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं परचेज की, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है, इसमें मैं अब परचेज रिटर्न की बात कर रहा हूं। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक आपको मैं समझा रहा हूं। फिर भी मैं इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक का भी, और सेल्स बुक का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, अब हमें देखना है कि हमें बनाना क्या है। तो इस क्वेश्चन में अब हम बनाएंगे सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक। क्या बनाना है? परचेज रिटर्न बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या होगा? तो सबसे पहले कॉलम किसका बनेगा? एज यूजुअल डेट का कॉलम हम बनाएंगे। सबसे पहले किसका कॉलम बनाएंगे? डेट का कॉलम। डेट के कॉलम के बाद किसका कॉलम बनेगा? पर्टिकुलर्स का बनेगा। फिर हम बनाएंगे इनवॉइस नंबर का। उसके बाद हमारा पहला आपका कॉलम बनेगा, वो बनेगा आपका अमाउंट का। अमाउंट के दो कॉलम, डिटेल्स और टोटल। ये आपका परचेज रिटर्न का कॉलम है। हालांकि इसमें कॉलम और बनता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। इसका है, इसका बनेगा डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। ये कॉलम वो आएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। अभी इतना ध्यान दीजिए, ठीक है? अब देखिए किस तरह से इसमें ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हमें क्या देखना है कि बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। इसका मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया था उसमें से कौन कौन सा गुड्स हमने वापस से रिटर्न कर दिया है। तो हमें अपने ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा गुड्स हमने कब कब वापस किया है, रिफंड किया है, किसको रिफंड किया है। देखते हैं कि सबसे पहले किसको कब हमने रिटर्न किया है। आप बताइए सबको पढ़कर कि सबसे पहले किसको हमने रिटर्न किया है, किस दिन रिटर्न किया है, जल्दी बताइए। किस दिन सबसे पहले हमने गुड्स रिटर्न किया है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए किस दिन सबसे पहले हमने गुड्स रिटर्न किया है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको मिस्टेक रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी। एक वर्ड आपके सामने कई बार आ सकता है रिटर्न इनवर्स, और एक आ सकता है रिटर्न आउटवर्ड्स। ये दो वर्ड्स कई बार आपके सामने आ सकते हैं, पर इनका मतलब क्या है? तो जब तक आपको इनका मतलब समझ में नहीं आएगा, आप एक आइडिया से यूज करोगे, आइडिया ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है। इसलिए पहले हम लोग समझते हैं कि रिटर्न इनवर्स का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब है इनवर्स और आउटवर्ड, इसको आप समझो। गुड्स इन कब होता है?
रिप्लाई करना गुड्स इन कब होता है, बिजनेस के बाद गुड्स वापस कब आता है, परचेज रिटर्न होता है तब वापस आता है, या सेल रिटर्न होता है तब वापस आता है। रिप्लाई कीजिए, गुड्स हमारे पास वापस इन कब होता है, परचेज रिटर्न में होता है या सेल रिटर्न में? बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कीजिए। बिजनेस के पास गुड्स वापस लौटते कब आता है, परचेज रिटर्न करते हैं तब आता है, या फिर सेल रिटर्न होता है तब आता है? आंसर है सेल रिटर्न में। क्यों? हमने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया तो गुड्स चला गया, अमूल परचेज नहीं होता। समझिए, मैं आपको समझाता हूं। गुड्स इन कब होगा, परचेज से भी होता है, या तो परचेज से होता है सेल से जाता है। परचेज की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, रिटर्न। बात किसकी हो रही है, रिटर्न की। तो हमने गुड्स माल बेच दिया, गुड्स सेल कर दिया, हमने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया, तो गुड्स कहां चला गया, गुड्स चला गया हमारे कस्टमर के पास। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि किसी रीजन से कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिया। कौन सा गुड्स वापस कर दिया, जो हमने उसको सेल किया था। तो सेल किया था तब तो गुड्स चला गया, बट जब माल सेल के वापस आएगा तो वो वापस हमारे पास इन हो रहा है। इसका मतलब इन कौन सा होता है, सेल रिटर्न में गुड्स वापस आता है और परचेज रिटर्न में गुड्स वापस से चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न इनवर्स का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। और परचेज रिटर्न को समझिए, हमने आपने किसी से गुड्स परचेज किया तो अभी गुड्स नहीं हुआ, पर हम परचेज और सेल्स की बात तो कर ही रहे, हम तो रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न में क्या होगा, परचेज में गुड्स आया तो परचेज रिटर्न में गुड्स आपके पास आया, आएगा नहीं आएगा। रिपेयर नहीं है, रिटर्न, RETUR है रिटर्न, RETUR रिटर्न है, रिपेयर नहीं है, रिटर्न है। रिपेयर को आगे बात करेंगे। अब हम इसकी बात करें, हमारे टॉपिक में बात हो रही है कि रिटर्न इनवर्स का मतलब क्या होता है और रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है। रिपेयर एक एक्सपेंस है, कैश में हो गया, कैश के रिपेयर हो गया तो एक्सपेंस कैश बुक में चला जाएगा, और आपने कैश में भी एक्सपेंस पे नहीं किया है तो जनरल प्रॉपर में चला जाएगा, उधार के केस में जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। तो देखिए यहां से वापस से रिटर्न आउटवर्ड की बात मैं कर रहा था कि हमने परचेज किया तो कुछ हमारे पास आया, लेकिन किसी रीजन से हमें गुड्स पसंद नहीं आया, अकॉर्डिंग टू और चॉइस नहीं था, तो हम उस गुड्स को वापस क्या करेंगे, दे देंगे। हम क्या करेंगे, गुड्स को वापस से दे देंगे। तो परचेज किया था तो आया था, अब हम उसको वापस दे रहे हैं तो जो गुड्स है वो हमारे पास आया या हमारे पास से चला गया। तो परचेज में कुछ आता नहीं है बल्कि चला जाता है, इसलिए हम रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो किसी में जरूरी है कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न यूज करें, तो रिटर्न इनवर्स बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक्स भी कह सकता है। मैं यहां पर रिटर्न आउटवर्ड बुक भी यूज कर सकता हूं। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, आउटवर्ड रिटर्न परचेज किया और रिटर्न करेंगे तो आउटिंग होगा, इन होना होगा, तो ये काम यहां पर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, तो सबसे पहले 12 को देखते हैं, 12 को क्या गुड्स हमने रिफंड किया है, किसको किया है, अभी देख लेते हैं 12 को हमने किसको रिफंड किया है। तो बुराई लिमिटेड को हमने गुड्स रिटर्न किया है, किसको रिटर्न किया है, बुराई लिमिटेड को। तो पहले डेट लिखो, 2005 ईयर था और 12 अप्रैल हमारे ट्रांजैक्शन की डेट थी। किसको हमने रिफंड किया, बुराई को। तो सबसे पहले उसे नाम लिखना पड़ेगा, बुराई लिमिटेड का नाम लिख दिया। अब ये बताना कंपलसरी है कि हमने उसको रिफंड किया तो क्या क्या रिफंड किया, कितने का था, वो सब यहाँ मेंशन करना है। तो हमने क्या क्या रिफंड किया है हम उनकी बात करते हैं, क्या क्या लौटा दिया है हम उनकी बात करते हैं। तीन टेबल है, एक तो कैरेक्टर लौटाया हमने रिफंड किया है, 3 टेबल लेंस, हमने 3 टेबल रिफंड करके लौटा दिया।
एक कितने की थी वो हमें ऊपर पता चलेगा जहां हमने बुरारी से कुछ परचेज किया था, और बुरारी से कुछ हमने परचेज किया था 6 अप्रैल को, तो वहां रेट मिल जाएगी कि एक टेबल लैंप की रेट क्या थी, तो वहां पे है एट द रेट ऑफ 80 ईच। इसका मतलब रिटर्न लिखेंगे 240, कितना लिखेंगे 240 की, तो हमें टेबल लैंप उसको वापस रिफंड कर दिया, लौटा दिया। टेबल लैंप के अलावा और क्या बताया है हमें और 2 इलेक्ट्रिक केटल्स जो है वो रिफंड कर दी, कितनी 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक केटल। सो पिछले का स्पेस कम है, एक कितने की है बताइए, 6 अप्रैल को जाकर पता लगाइए कितने का है, 6 अप्रैल को जाके पता लगाइए कितने का है, क्योंकि हमने गूगल से परचेज तो किया था 6 अप्रैल को और रिफंड कर रहे हैं 12 अप्रैल को 125 है। तो मैं ज्यादा नहीं लिखना है, किसका बता रहा हूं आपको, वैल्यू तो ये लिखना है कि 2 इलेक्ट्रिक केटल्स एट द रेट ऑफ 125, एक की प्राइस 125 है, 2 की कितनी जाएगी 250 हो जाएगी। और क्या रिफंड किया है वो भी देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रिक आयरन, इसके लिए स्पेस मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ, और आई थिंक इसकी रेट कितनी है, इसकी रेट 300 है। इलेक्ट्रिक आयरन की रेट कितनी होगा, आपको तो जाके 300 मेंशन है, तो 300 आप यहाँ लिख देंगे। इस तरह से बुरा लिमिटेड को जो टोटल गुड्स हमने लौटाया था, रिफंड किया था, रिटर्न किया था, वो कितने का था, इसका प्लस करेंगे, ये हो गया 90 और ये हो जाएगा 7। बट मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट है तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट वही मिलेगा जितना परचेस करते हैं टाइम पे हम डिस्काउंट तो रिकॉर्ड किया था, उतना ही परचेस रिटर्न के टाइम पर भी होगा। और कितना था, आई थिंक 20% था, तो 790 का 20% कितना होगा, 790 का 20% कितना होगा, 158 होगा। तो आप बताइए 790 में से 158 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना अमाउंट रिमेन होगा, कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस तरह से 632 आ जाएगा। तो ये तो किस पर्सन को जो हमने कुछ लौटाया था उसकी वैल्यू थी, बुराई को रिफंड किया था उसकी वैल्यू। अब फिर से चेक करिए अदर देन बुराई किस पर्सन को गुड सेल किया है। याद रखना इंग्लिश मीडियम की बुक में बुराई लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम की बुक में, हिंदी मीडियम की बुक में शायद बुराई होगा, पर एक ही पर्सन बुराई, या तो सब बुराई करो या सब बुराई करो। अब बताइए कौन से ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। अब बताइए कौन से ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक यहीं पे कंप्लीट हो गई, सीधा सा कोड लगा देना 632 रहेगा, और यहां पे सामने क्या रखना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। बताओ डीआर लिखना है सीआर लिखना है, डीआर लिखना है या सीआर लिखना है बताइए, डीआर लिखना है या सीआर लिखना है बताइए। परचेज अकाउंट डीआर लिखना है सीआर, बिल्कुल सही है, लेकिन परचेज डीआर होता है, लेकिन परचेज डीआर होता है, परचेज क्या होता है, डीआर होता है, परचेज ऑलवेज क्या होता है, डीआर। परचेज रिटर्न तो परचेज का जस्ट रिवर्स होता है, जब परचेज डीआर हुआ है तो परचेज रिटर्न सीआर होगा, इसलिए यहां पे करेंगे सीआर। इज दिस क्लियर? क्या आप सबके समझ में आ गया? क्या अब सबके समझ में आ रही है परचेज रिटर्न बुक?
किस किस के परचेज रिटर्न बुक समझ में आ गए? जल्दी से अप्लाई करके बताइए सभी। ऋतिक, अमूल, संजू, जिनकी भी समझ में आए जल्दी से अप्लाई करके बताइए। परचेज रिटर्न बुक में केवल वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो परचेज किए हुए गुड्स को वापस रिटर्न करने से रिलेटेड होंगे। क्या आपको सेल्स रिटर्न बुक में भी कोई प्रॉब्लम आई है? डिट्टो ऐसा ही होगा, पर उसमें सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा। अमूल, क्या करना है? जब हमने कुछ परचेज किया था ना, तो हमने 20% डिस्काउंट लिया है, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? लेस होता है। तो यहाँ पे लेस करेंगे पहली बात। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा टोटल के सामने कि डीआर फाइनेंस किया। तो किस तरह से करेंगे? याद रखना, यहाँ पर परचेज होता है ना, ये ऑलवेज क्या होता है? डीआर होता है। क्या होता है? डीआर होता है। तो परचेज रिटर्न जो है वो डीआर नहीं होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा? सीआर होगा। एक पुरानी वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ऐसे ही सेल्स बुक बनाएंगे ना, तो सेल तो सेल होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न जो होगा वो कभी भी सीआर नहीं होगा, वो क्या होगा? डीआर। इस कांसेप्ट से हमने सेल्स रिटर्न को सीआर किया। क्या अब आपको बात समझ में आ गई है? अमूल, क्या अब आपको बात समझ में आ गई है? इस कांसेप्ट से आपको लिखना है। अमूल, क्या बात समझ में आ गई है? ये चीज याद रखना कि परचेज दिया होता है, तो खर्चा है, खर्चा दिया भी होता है, इनकम सीआर होती है। पर यहाँ पर क्या हुआ? खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे कम देने पड़ेंगे। क्यों कम देने पड़ेंगे? क्योंकि कुछ माल हमें वापस से लौटा दिया। तो बाकी एग्जाम्पल के बाद में करेंगे, और कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बचा है, और प्रैक्टिस है। जिस किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।